ये समय नहीं है सोने का, एक भी पल खोने का। हेलो मेरे बच्चे, मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नेक्स्ट टॉपर्स में। हम देश का भविष्य बनाते हैं और मैं लेकर आई हूँ सीबीएसई द्वारा रिलीज्ड क्लास 10th कोर्स बी का सैंपल पेपर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल डेट शीट बहुत पहले रिलीज हो चुकी है और अब आपको पता है कि हिंदी की परीक्षा जो है वो आ ही गई, समझिए, क्योंकि आप फिंगर्स पर, टिप्स पर हैं कि इतने दिन बचे हैं। तो क्यों ना आज हम ये सैंपल पेपर सॉल्व करके ये जान लें कि किस तरह का आने वाला है हमारा प्रश्न पत्र बोर्ड में, और समय सीमा के अनुसार, समय सीमा पर, निश्चित समय सीमा पर हम कैसे करेंगे सभी प्रश्नों का हल, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि समय से पहले हमारा प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाए और हम बहुत अच्छे से उसको रीचेक या क्रॉस चेक भी कर सकें। तो मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम देश का भविष्य बनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत मेरे बच्चों। आइए देखिए और बने रहिए मेरे साथ बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं कोड, आपको पता ही है कोर्स बी का कोड है 085। तो प्रश्न पत्र कुछ इस तरह से होगा आपके हाथ में, ठीक है। तो अब प्रश्न पत्र जो आएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि देखेंगे आप, समय रहेगा 3 घंटे का, अधिकतम अंक रहेंगे 80। अब 3 घंटे में 80 अंक प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होगा, और हमें अपने पर भरोसा कब होगा, जब हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि ये निर्देश, जो सामान्य निर्देश लिखे हैं, उनका बहुत अच्छे से पालन करना है, उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इन सामान्य निर्देशों को ऑर्डिनरी समझ के पढ़ते नहीं और बाद में फिर पछताते हैं कि काश हम पढ़ लेते। तो इन सामान्य निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़िए, इन्हीं के आधार पर आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करना है या सॉल्व करना है। पहला दिया है, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है। जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में आए, एक बार पलट कर जरूर देख लेना कि आपके प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा और घा। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? तो पहले से लेकर अंतिम वाले प्रश्न तक आप नजर दौड़ाएंगे और देखेंगे कि क्या आपके प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न हैं, क्योंकि रीडिंग टाइम जो रहेगा अलग से आपको 15 मिनट दिया जाएगा। ये 3 घंटे आपका सॉल्व करने का है, 15 मिनट अलग से आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा, उसमें ये सारी बातें आपको क्रॉस चेक करना है। फिर है प्रश्न पत्र आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अब पूरे 16 के 16 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कि क्या ऑप्शंस नहीं है? ऑप्शंस हैं, प्रश्नों के इंटरनली जो हैं वो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखना है, कहीं भी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। जब हम अच्छे से तैयारी से जाते हैं तो हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आई नो मेरे बच्चों को थोड़ा सा ये रहेगा कि बोर्ड बोर्ड बोर्ड, परीक्षा परीक्षा लगता है, हमें भी लगता है, ठीक है, लेकिन आप बस ये सोचिए कि मैं वहीं खड़ी हूं आपके पीछे। देखिए, अब देखते हैं खंड का जो है वो है अपठित बोध, 14 नंबर। 14 नंबर, पता है 14 नंबर है। तो अब देखिए, पूरा का पूरा जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वाओ, हमें तो 7 नंबर मिल गए, क्योंकि 2 हैं यहां पर। कार्य करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। यह सभी जीवों में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है। क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही योग्यता कहते हैं, टैलेंट कहते हैं। यही व्यक्ति की कार्य क्षमता का प्रमाण होती है। विविध शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से इसे अर्जित और विस्तारित किया जाता है। सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति के लिए योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता होती है। बेटा ध्यान रखिएगा, जब आपका रीडिंग हो, आप अपने प्रश्न पत्र पर कोई भी टिक मार्क मत लगाना, पेंसिल से भी कोई डॉट या कुछ मत लगाना, क्योंकि ये बोर्ड के नियमों के सख्त खिलाफ है। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन मार्क नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। इस हेतु शैक्षिक योग्यता का क्रियान्वयन आवश्यक है। क्रियान्वयन अर्थात होता है इंप्लीमेंटेशन। शिक्षा व्यक्ति में गुणवत्ता का अध्ययन कर योग्यता का निर्धारण करती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे मजबूत आधार प्रदान करती है। बच्चे में इसके प्रकटीकरण का आभास सर्वप्रथम माता पिता को होता है कि हमारे बच्चे में कितनी क्षमताएं हैं। वही उसकी योग्यता को परख कर तदनुरूप उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे कार्य के प्रति निष्ठा जागृत होती है और कार्य सिद्धि अवश्यंभावी हो जाती है। अन्यथा असफल होने पर जीवन में अवसाद का प्रवेश होता है, जिससे होने वाली सामाजिक और राष्ट्रीय क्षति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। महाराज दशरथ और रानी कैकेयी इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
जहां महाराज दशरथ राम को अवध का राज्य देना चाहते थे, वहीं कैकेयी राम एवं भरत दोनों की योग्यताओं को पहचानती हैं। उन्हें सम्यक ज्ञान था कि भरत में भी अयोध्या का राज संभालने की योग्यता है, किंतु राम अधर्मी राक्षसों का संहार कर संपूर्ण जगत का मंगल कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में होने वाली अपकीर्ति की परवाह ना करते हुए भी भरत के लिए अवध का राज्य और राम के लिए वनवास की याचना की। समझ में आया कि कैकेयी के 2 वरदान में क्या छुपा था? क्यों कैकेयी ने 2 वरदान मांगे कि मेरे भरत को राजपाट दो, राम लखन वनवास। ठीक है, अतः संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। योग्य नागरिक बनाकर योग्यता अनुसार राष्ट्र निर्माण में नियोजित करना सबसे बड़ा दायित्व है। तो शिक्षा प्राप्त करना, डिग्रीज प्राप्त करना, बहुत सारा पढ़ना, सिर्फ यही हमारा कार्य नहीं है बेटा। एक अच्छे इंसान बनना, अच्छाई, मूल्य, वैल्यूज, ये सारी दया, ममता, करुणा, परोपकार, ये सारी भावनाओं को अपने हृदय में संचित करते हुए इस समाज को एक योग्य समाज बनाना भी हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है। अब आता है व्यक्ति की कार्य क्षमता का प्रमाण होता है क्या? कार्य क्षमता का प्रमाण क्या है? शक्ति, योग्यता, शिक्षा या कौशल? तो योग्यता। तो याद रखिएगा, आप क्या लिखेंगे? पहले प्रश्न का उत्तर है दूसरा, लेकिन सिर्फ आप दूसरा लिखकर नहीं छोड़ेंगे, पूरा योग्यता शब्द भी आप लिखकर आएंगे। सिर्फ ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ लिखकर नहीं आएंगे, उसमें जो शब्द लिखे हैं उनको भी लिखकर आना है, या जो वाक्य लिखे हैं उनको भी लिखकर आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरा है उत्कृष्ट शैक्षिक योजना की आवश्यकता क्यों होती है? संसाधन के विकास हेतु, शिक्षा के प्रसार हेतु, व्यक्तित्व निर्माण हेतु या योग्यता निर्धारण हेतु उत्कृष्ट शैक्षणिक योजना की आवश्यकता क्यों होती है? व्यक्तित्व के निर्माण हेतु या योग्यता के निर्माण हेतु? बताइए, उत्कृष्ट शैक्षिक योजना क्यों होती है? योग्यता के निर्माण हेतु। अब है निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। कैकेयी महाराज दशरथ से अधिक बुद्धिमान थी। वह राम और भरत की योग्यताओं को अच्छी तरह जानती थी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब देखो यहां दिया है, अब आप कहेंगे क्यों? ये तो दोनों सही है। फिर मैं आपको एक बार और बता दूं, कथन और कारण अपनी अपनी जगह दोनों सही होते हैं, लेकिन मान लीजिए हम किसी पंक्ति को पढ़ रहे हैं, मनुष्यता की हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, उसकी एक पंक्ति दी है, अब एक पंक्ति लिखी और उसकी व्याख्या, तो ठीक वही है। क्या ये कथन जो दिया है उसका कारण यही है? क्या इसकी पंक्ति की व्याख्या यही है? दोनों अपने आप में सही होंगी कहीं कहीं दूसरी तरफ से, लेकिन क्या इसकी सही है व्याख्या, वो देखना पड़ता है। तो कैकेयी महाराज दशरथ से बुद्धिमान थी, वह राम और भरत की योग्यताओं को अच्छी तरह जानती थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, आप लिखेंगे इस तरह, देश की प्रगति के लिए योग्य एवं ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके और आगे आने वाले जो बहुत तरह के जो विकास हैं उनमें अपना भागीदारी बना सके। पूरा का पूरा गद्य में लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छे से ये देखते हुए कि हमें 2 अंक प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कुंजी शब्द, कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए उत्तर लिखना है। महाराज दशरथ और रानी कैकेयी के उदाहरण से आप क्या समझे? यही समझे कि माता पिता का दायित्व केवल बच्चों को जन्म देना ही नहीं है, बल्कि योग्य बनाकर उनके अनुसार उनका कार्य सौंपना भी उनकी जिम्मेदारी है। अब है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी है आपका 7 नंबर का। दीप प्रज्वलन आदि संस्कृतियों का अभिन्न अंग रहा है। धार्मिक अनुष्ठान किसी भी पंथ का अंग रहा है। धार्मिक अनुष्ठान किसी भी पंथ का हो, दीप प्रज्वलन के बिना आज भी संपन्न नहीं होता। कहा जाता है कि प्रत्येक कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जाता है। जिस तरह से दीपक की लौ हमेशा ऊर्ध्वगामी रहती है, उसी तरह से ये सारे कार्य जो हम करने जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो भी सफलता की ऊंचाइयों तक जाए। दीपावली और गुरु नानक जयंती हमारे 2 प्रमुख दीप पर्व हैं। जगमगाते आवासीय और कार्य परिसर जनमानस के हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति देते हैं। उनमें आशा और उत्साह का संचार है। आवासीय, शैक्षिक, औद्योगिक भवन, यहाँ तक कि नाभिकीय संयंत्र का शिलान्यास या किसी भी कोटि की संगोष्ठी का उद्घाटन हम अनिवार्यता दिया जलाकर करते हैं। प्रज्वलित दीप से परिवेश की नकारात्मकता निराकृत होती है, वातावरण शुद्ध होता है, दैविक शक्तियों का आगमन होता है, अधिक
संख्य व्यक्ति क्लेश विवाद भ्रांतियों से इसलिए त्रस्त है क्योंकि उनके जीवन के परम उद्देश्य और इसकी आदि प्राप्ति के आवश्यक साधनों और विधियों का ज्ञान उसको नहीं है। उद्देश्य की स्पष्टता से सुसंगत सोच और उसी के अनुसार या अनुरूप संगत निर्मित करेंगे तो अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रकाश ज्ञान और देवत्व का प्रतीक है। अंधकार कितना भी हो एक जलते दिए से लुप्त हो जाता है। अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने में दीपक की भूमिका निर्विवाद है। आपको पता है ना, जब सरस्वती जी अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार किससे हटता है? प्रकाश से। तो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश हटा देता है। ठीक है, तो अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने में दीपक की भूमिका निर्विवाद है। दीपक उस सद्बुद्धि और विवेक का है जो एक और व्यक्ति की प्रभु से निकटता स्थापित करता है और दूसरों को सन्मार्ग पर लाने की प्रेरणा देता है। सन्मार्ग मतलब सद्मार्ग, अच्छा मार्ग, अच्छे कार्य। आवरण धोखा दे सकता है। बाह्य चमक दमक और लीपापोती की आतुरता में अंतःकरण की उपेक्षा हो सकती है। अपने मूल दैनिक रूप की पहचान निखारते रहें और जीवन सार्थक होता जाएगा। कहने का तात्पर्य कि बाह्य आडंबर से कहीं अधिक है अपने मन के मैल को साफ करना, जहां सिर्फ परोपकार हो, करुणा हो, ममता हो और दया हो। अंधकार को किसके समान बताया है? अंधकार क्या है? मूर्खता, अज्ञान, क्लेश या निराशा। तो अज्ञान, तो आप क्या लिखेंगे? पहले का उत्तर है दूसरा और अज्ञान शब्द भी लिखकर आएंगे। प्रकाश को देवत्व का प्रतीक क्यों माना गया है? प्रकाश फैलाने से, सद्बुद्धि के प्रसार से, अंधकार को दूर करने से, भगवान की तो प्रकाश फैलाने से। निम्नलिखित कथन कारण पर अब अच्छे से देखना। किसी भी संगोष्ठी का उद्घाटन दिया जलाकर होता है। बिल्कुल। दीप प्रज्वलन से वक्ता में आशा और उत्साह का संचार होता है। जीवन की सार्थकता से कथन सही है लेकिन कारण गलत है। बिल्कुल यही आएगा इसका। ठीक है, तो आप पूरा लिखेंगे। जीवन की सार्थकता से आप क्या समझते हैं? तो जीवन की सार्थकता कब है? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, मतलब ईश्वर का, सच्चाई का, ईमानदारी का, पढ़कर पढ़े सुपंडित हुए। इस तरह से भी आप बहुत अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। दीपक की भूमिका को स्पष्ट करिए। एक छोटा सा दीपक बहुत सारे अंधकार को मिटा सकता है। तो ज्ञान की रोशनी, शिक्षा का प्रचार प्रसार इस जग में फैले अज्ञान रूपी अंधकार को भी मिटा सकता है। ठीक है, ओके, चलो अब चलते हैं हम व्याकरण पर, जो है 16 नंबर की। पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखना है। कहा था ना कि आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। 5 प्रश्न है, करना है 4 के उत्तर। बहुत ध्यान से देख लीजिए बेटा। सर्वनाम पदबंध का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, लेकिन पदबंध कैसा होना चाहिए? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? मैं, तुम, वह, वे, है ना, वो सब। तो उस बार तो तुमने बहुत अच्छा खेला था, इस बार क्यों नहीं खेल पाए? बस उस बार तो तुमने बहुत अच्छा खेला था, तुमने, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। फिर है यह लड़का हमेशा कोई ना कोई शरारत करता है। रेखांकित पदबंध बताइए कि ये क्या है? करता है। करता क्या है? एक्शन। क्या है? क्रिया पदबंध। वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका क्रिया पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध पर एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्रिया विशेषण मतलब, क्रिया विशेषण में क्या करते हैं हम? कहां, कैसे, कब, कितना। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्रिया विशेषण की जब बात होती है तो कितना, मतलब धीरे धीरे झिड़क कर उसने कहा, या फिर मोहन तेज तेज भाग कर आया। इस तरह से आप कह सकते हैं। कोई भी उदाहरण आपको अपने हिसाब से लिखना है। तलवार की सीध में धरती फटती जा रही थी। रेखांकित पदबंध की पहचान कीजिए। तलवार की सीध में, तलवार की सीध में। अब तलवार क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, तो ये क्या है? वस्तु। तो यहां आ जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। पंक्ति में प्रयुक्त विशेषण पदबंध को छांटना है। अब विशेषण क्या होती है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो एक पास में एक सुंदर और शक्तिशाली, सुंदर और शक्तिशाली युवक है संज्ञा। तो ये हो जाएगा इसका विशेषण पदबंध। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देना है। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है बेटा। अच्छे से रीडिंग के टाइम आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना और अच्छे से उत्तर देना।
मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। वाक्य का भेद बताइए। तो देखो, यदि और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए यदि ये योजक शब्द आ जाएं तो कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, जहां पर कौन कौन से आ जाए? और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, क्योंकि, ये कुछ भी आ जाए तो यहां पर होता है संयुक्त वाक्य। इनको कहते हैं योजक शब्द या समुच्चय बोधक। समझ आया बच्चे? समुच्चय बोधक। तो जब कभी इन शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में आ जाए, आप तुरंत लिख देना संयुक्त वाक्य। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से ये संयुक्त वाक्य है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे लेकिन, ठीक है। और हुआ कुछ, ये शब्दों के बीच है, कि मैं। ओके, अब देखो यहां पर बहुत से बच्चे इसमें संयुक्त वाक्य लिखाएंगे। संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य कब होगा? जब दो वाक्यों के बीच में कोई योजक चिन्ह लगा हो। ध्यान से सुनना बेटा, जब केवल 3 दर्जे आगे एक वाक्य, मुझसे 5 साल बड़े, यहां मैं अलग रंग से कर दूं ताकि आप क्लियर हो पाए, केवल 3 दर्जे और 5 साल बड़े, ये क्या है? दोनों वाक्य। ये क्या है? दोनों वाक्य। जब वाक्यों के बीच में लेकिन या योजक शब्द आए तब वो संयुक्त होता है। लेकिन यदि दो शब्दों के बीच में ही और आ रहा है तो उसमें आप संयुक्त वाक्य मत लिखना। नहीं सोचोगे और तो लिखा था हमने, संयुक्त लिख दिया। संयुक्त वाक्य जब होता है जब दो वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक या योजक शब्द लगे हों। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो फिर सालाना इम्तिहान हुआ कुछ, ये शब्द है, ऐसा हुआ कि, यहां पर की मेन है, तो ये होगा हमारा मिश्र वाक्य। समझ में आया? फिर सालाना इम्तिहान हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर पास हुआ, मतलब ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, की डिपेंडेंट। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अब जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने, तो अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। संयुक्त वाक्य में लिखना था ना, तो जोड़ दिया हमने। वाक्यों के बीच में संयुक्त वाक्यों के बीच में ही समुच्चय बोधक या योजक शब्द लगेंगे। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। अब बताना है आपको कि ये मिश्र वाक्य कैसे है तो ये मिश्र, लेकिन क्यों मिश्र है ये भी पूछे जाएंगे। तो जो बात उनकी जिंदगी में थी, जो बात उनकी जिंदगी में थी, ठीक है, जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में थी। मिश्र वाक्य में 2 वाक्य रहते हैं, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य, जो बात उनकी जिंदगी में थी वही इनके गीतों में थी। प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य, मतलब यहां पर प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। जब प्रधान और आश्रित उपवाक्य रहते हैं तो आप समझ लेना कि ये मिश्र वाक्य है। क्लियर? लिख देना। सरल वाक्य का एक उदाहरण लिखकर उसे स्पष्ट करिए। आप सरल वाक्य तो जहां कर्ता और क्रिया होती है, तो मोहन खेल रहा है, आप लिख सकते हैं कि क्योंकि इसमें एक कर्ता और एक क्रिया है। क्लियर? समास पर आधारित, भाई वाक्य तो हो गए, अब हम चलते हैं समास पर। तो समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखना है। समास मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से आपने सुना भी होगा क्लास में। तो अब देखिए, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, पंक्ति में प्रयुक्त राम लक्ष्मण से सामासिक पद बनाकर लिखिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे। अब राम लक्ष्मण को इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक समास बनाना है, उसका नाम बनाना है। अब यदि आप लिखेंगे राम लक्ष्मण से सामासिक पद बनाओ, राम लक्ष्मण बना दो, आप तो ऐसे बना दो, ये हो गया राम लक्ष्मण। हाँ,
अब इसको लिख दो। अब ये है द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व समास, बस, बहुत बढ़िया। करुणा कर सामासिक पद में प्रयुक्त पूर्व पद और उत्तर पद अलग करके समास का नाम बताना है। करुणा, करुण, करुणा, कर, करुणा को करने वाले, करुणा करने वाले कौन? परमपिता परमेश्वर। तो करुण करने वाले, तो करुणा करने वाले अर्थात बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ईश्वर, करुणा करने वाले ईश्वर, करुणा करने वाले ईश्वर। तो समास कौन सा हो जाएगा? समास हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। अनाथ का सामासिक विग्रह कर समास का नाम लिखिए। अनाथ का कैसे करेंगे? अनाथ, अनाथ, अव्यय भाव समास, ठीक है। सामासिक विग्रह करेंगे अ और नाथ, ठीक। तो ये हो जाएगा अनाथ, मतलब हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद अव्यय हो उसमें या उपसर्ग हो। कर्मधारय समास के किसी एक उदाहरण का वाक्य प्रयोग कीजिए। आप अपने हिसाब से कोई भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कर्मधारय समास में करते क्या है। क्या होता है कर्मधारय समास? बताओ। जहां विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। वेरी गुड। जैसे यदि हम लिखें नील गाय, ठीक है, तो नीली है जो, नीली है जो गाय आ जाएगा हमारा कहां गया अपना कर्मधारय समास, ठीक है। त्रिभुज का सामासिक विग्रह तीन भुजाओं वाला, ओ वाह, जिसका प्रथम मतलब पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो वो होता है द्विगु समास, ठीक। मुहावरे पर आधारित भाई समास भी क्लियर हो गए बच्चे, आपको पूरे मिल गए 4 में से 4 अंक। खुश होते जाइए, तथास्तु। अब चलते हैं मुहावरे। तो भाई साहब का रुद्र रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, छक्के छूट जाते, हवाइयां उड़ जाती, नहीं, मेरे भाई साहब का रुद्र रूप देखकर छक्के छूट जाते, पसीने छूट जाते, है ना। बहुत अच्छे से रिक्त स्थान भरना है आपको कि क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हक्का बक्का रह जाना, नूडल्स की बात नहीं हो रही है, चौंक जाना एकदम। मीता सामान्यतः कक्षा में मतलब पास ही हुआ करती थी, परंतु जब वार्षिक परीक्षा में उसने टॉप किया तो टीचर और बच्चे हक्के बक्के रह गए, दंग रह गए, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में बसाना, बहुत प्रिय होना। अंतर बताना है आपको। तो आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, और आंखों में बसाना मतलब प्रिय होना। फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। 2 से 4, 2 से 4 मतलब अत्यधिक मुनाफा कमाने वाला, ठीक है। तो गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा, ठीक है, सुध बुध खोने लगा हो गया, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं आगे, हम पहुंच चुके हैं खंड ग पर। पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक, तो हमारी स्पर्श और संचयन के प्रश्न यहां पर हैं। अब आपको पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब से उनको नूह के लक़ब से याद किया जाता है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि नूह से क्यों याद किए जाते थे? क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। बनाने वाला तो सबका एक ही है, मुझे धुतकारने वाले। तब बाइबल को किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? बाइबल को पावन, पवित्र, ठीक है। तो आप पहला और साथ ही साथ शब्द लिख कर आएंगे। अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। लक़ब मतलब क्या है? नाम, पदवी, पैगंबर। लक़ब मतलब पदवी। पैगंबर से आप क्या समझते हैं? धर्मगुरु, धर्मसेवी, तो धर्मगुरु ही होगा, है ना, ठीक है।
धर्म गुरु। लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? क्योंकि पश्चाताप करने के कारण, गलती का एहसास के कारण, अफसोस में रोते रहने के कारण। आया था ना यहाँ कि नूह नाम से क्यों बुलाया जाता है। निम्नलिखित कथन कारण पर विचार करते हुए विकल्प का चयन करना है। कथन, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो, सबको बनाने वाला एकमात्र ईश्वर है। बिल्कुल दोनों सही है। तो कथन कारण गलत, कथन कारण दोनों सही, बिल्कुल दूसरा आएगा। तो आप लिखेंगे दूसरा और ये वाला पूरा लिखना है। निर्धारित गद्य खंड पाठों पर आधारित 4 प्रश्नों में से 3 के उत्तर देना है। ये भी आपका 6 नंबर का है। बड़े भाई साहब के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। तो बड़े भाई साहब किसने लिखा था? प्रेमचंद जी ने, जो अपने परिवार से दूर रहकर छात्रावास में पढ़ाई करते थे। बड़े भाई अपने छोटे भाई को एक काबिल इंसान बनाने के लिए अपना सारी जो शौक है उनको एक ताक में रखकर अपने भाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। बड़ा अच्छे से आपको सकारात्मक तरीके से उत्तर लिखना है। 26 जनवरी 1931 के दिन की अपूर्व दिन क्यों कहा गया है? डायरी का एक पन्ना के पाठ पर बताइए। क्योंकि उस दिन कलकत्ता, जिसको हमेशा से ये कहा जाता था कि कलकत्ता वाले कुछ नहीं करते, 26 जनवरी 1931 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कलकत्ते में। यही एक विशेष दिन था। ततारा से निकोबारियों के प्रेम करने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो क्यों करता था? क्योंकि ततारा एक बहुत ही अच्छा सहयोग या सहायता करने वाला युवक था, हिष्टपुष्ट था और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। शैलेंद्र कवि नहीं, गीतकार थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो भी रचनाएं की वो सीधे दिल तक जाती थी और उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, है ना। शिल्पकार, इतना अच्छा पाठ पढ़ा है हमने। निम्नलिखित पठित काव्यांश, अब काव्यांश पर देखना है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रदृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरण में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, पर्वत प्रदेश में पावस। काव्यांश में किस ऋतु की बात की गई है? तो वर्षा ऋतु की बात की गई है। पर्वत प्रदेश में पावस, यहां पावस, पावस मतलब वर्षा, वर्षा, ठीक है। तालाब की तुलना दर्पण से क्यों की गई है? विशाल होने के कारण, साफ और स्थिर, एकदम पारदर्शी, साफ और स्थिर होने के कारण, ठीक है। प्रकृति के रूप में पल पल परिवर्तन क्यों हो रहा है? बादल के कारण, वर्षा के कारण, वर्षा ऋतु के कारण, ठीक है। तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वत बार बार अपने को क्यों देख रहा है? सुंदर होने से, फूल खिलने से, अविश्वास के कारण, उत्साहित होने से, बहुत एक्साइटेड है वो। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। पर्वत अपने रूप पर मुग्ध हो रहा है, नीचे जमे जल में स्वरूप देख रहा है। सुंदर होने से, फूल अविश्वास, तो पर्वत अपने रूप पर मुग्ध हो रहा है, नीचे जले जल में बिल्कुल देख रहा है। तो ये दोनों ही सही है। निर्धारित कविताओं के आधार पर 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है 4 में से। मीरा कृष्ण का चाकर क्यों बनना चाहती हैं? क्यों कहा कि मैं तो आपकी चाकरी ही करना चाहती हूँ? क्योंकि वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहती हैं, सदैव उनके निकट रहना चाहती है, उनकी कृपा पाना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कंपनी बाग में रखी तोप सैलानियों से क्या कहती है? तोप कविता इसमें यही कहती है कि हमेशा समय एक सा नहीं रहता, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो वो कमजोर हो ही जाता है। कैफी आजमी ने जिंदा रहने के समय से मौत के क्षण को अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों माना है? क्योंकि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। मतलब जीवित रहने के तो हमारे पास कई कारण है, लेकिन मौत जो सुमृत्यु में परिवर्तित हो सकती है वो सिर्फ एक कारण है, देश के प्रति मर मिटना। आत्मत्राण कविता का अलग भाव है। कैसे? क्योंकि आत्मत्राण यहां पर टैगोर जी ने बहुत ही एकदम अलग तरीके से कविता की रचना की है। अक्सर ईश्वर से हम क्या कहते हैं? हे प्रभु मुझे डर ना लगे, हे प्रभु मुझे कोई कष्ट ना हो, हे प्रभु मेरे दुख में साथ रहना। लेकिन इसमें क्या कहा है कवि ने? इसमें यह कहा है कि हे प्रभु जब मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट जाए ना, बस इतना कर देना तुम कि मैं साहस के साथ उन दुखों से उबर पाऊं। मुझे इतना बस शक्ति देना कि मैं सारी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तुमने मुझे इंसान बनाया है, उस इंसान रूपी जन्म का बहुत अच्छे से पालन करते हुए जीवन जी सकूं। अब पूरक पाठ्य पुस्तक जो है संचयन,
तो ये है आपके 3-3 नंबर के 2 प्रश्न। दोस्ती के लिए समान उम्र का होना आवश्यक नहीं, इस कथन के पक्ष में हरिहर काका पाठ के आधार पर विचार व्यक्त कीजिए। हरिहर काका और लेखक बहुत अच्छे मित्र थे, जबकि उनकी दोनों में उम्र का फासला बहुत अधिक था, पिता पुत्र की तरह। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जहां आत्मा से रिश्ते बनते हैं वो ना उम्र देखते हैं, ना ही धर्म, जाति या कुछ भी, गरीबी अमीरी। तो यही आपको लिखना है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक उदासीन थे। सपनों के से दिन पाठ के आधार की समीक्षा कीजिए, क्योंकि उनका मानना था कि ज़्यादा उस समय की बात थी ना, पुराने बहुत समय की बात थी, जब उनको ये लगता था कि थोड़ा बहुत जाएगा और भाई हिसाब किताब करना सीख ले, दुकान में बैठकर दुकानदारी करें या साथ में पिता के साथ बैठकर उसका थोड़ा बहुत काम धंधा संभाल ले, इतना ही काफ़ी है। मतलब उनको कोई ऐसा नहीं था कि भाई विद्या या शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार उस समय बहुत कम था। टोपी शुक्ला की कहानी में इफ़न की कहानी को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टोपी शुक्ला की कहानी इफ़न के बिना पूरी नहीं हो सकती। टोपी शुक्ला और इफ़न बहुत पक्के दोस्त थे, धर्म जाति दोनों एकदम अलग, लेकिन इतने अच्छे मित्र कि उनकी धर्म भी उनके बीच में दीवार नहीं बन सका। चलते हैं रचनात्मक लेखन की तरफ। अब लिखना है अनुच्छेद पंचायती चुनाव। भाई पंचायती चुनाव पता है आपको? हाँ, जो गांव में रहते होंगे उनको पता है कि एक सरपंच हुआ करता है जो पूरे गांव का मुखिया होता है। उसी में पंचायत क्या है, चुनाव की आवश्यकता और नाम, ग्रामीण विकास में क्या महत्व है, ये आपको लिखना है। संकेत बिंदु का पालन करते हुए जब आप लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे बेटा। और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई मतलब कोई भी अनुच्छेद लिखेंगे तो वो 2-4 पैराग्राफ में नहीं आएगा, सिर्फ एक पैराग्राफ में रहेगा। स्वास्थ्य और मोटा अनाज, आहा क्या बात है, मोटा अनाज मिलेट्स क्यों हमारी हेल्थ के लिए आवश्यक है? तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब कुछ, विटामिन B12 सब कुछ रहता है, जो हमें अंदरूनी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए मोटा अनाज क्या है, स्वस्थ रहने में भूमिका, वो लिख देना। महानगर में स्वच्छ हवा का संकट आखिर क्यों महानगरों में है? महानगर क्या है? स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्वास्थ्य और जीवन पर प्रभाव, ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि, विकास के नाम पर वृक्षों का काटा जाना, ये सब इसमें लिख देना। किसी एक विषय पर औपचारिक पत्र लिखना है आपको। भरत या भारती है, भाषा क्लब बनाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। बेटा प्रधानाचार्य को पत्र आप जब लिखेंगे, याद रखिएगा ये आपकी उत्तर पुस्तिका है। हमेशा प्रश्न जो भी आपका पत्र है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू होगा। विषय लिखना है आपको, औपचारिक पत्र में विषय अनिवार्य रूप से लिखा जाता है। विषय के बाद आपको 3 पैराग्राफ लिखने थे। पहले में आप बताइए आप कौन है, दूसरे में आप अपनी समस्या का पूरा विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए, तीसरे में समापन करते हुए धन्यवाद देकर अपना नाम लिखिए। प्राचार्य को है तो आप आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी छात्र या छात्रा लिख सकते हैं। यदि प्राचार्य को नहीं है तो भवती आता है, ठीक है। तो आपके लिए औपचारिक पत्र ही है। आप हरियाणा के रोहतक जिले के सामान गांव के निवासी, गांव के लोग स्वच्छता के संदर्भ में सभा करने वाले, इसकी जानकारी दी। तो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक, दोनों पत्र मतलब आपके बोर्ड में औपचारिक पत्र ही पूछा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सूचना लिखना है। सूचना को आपको बॉक्स बनाकर लिखना होता है। कॉपी आपकी ये है, इसमें आप एक बनाएंगे बॉक्स, ऊपर लिखेंगे सूचना। पूरा जब फॉर्मेट सही होता है तो बहुत अच्छे से आपको अंक मिल जाते हैं, ठीक है। सूचित कर सूचना तैयार करना है। फिर आप सर्वोदय सोसाइटी के सचिव हैं, आपकी सोसाइटी में एक सप्ताह गंगा जल की आपूर्ति बाधित होगी, इसके लिए सूचना, तो सूचना आप ऐसे लिखेंगे। आपको पता है निर्देश में हमने पढ़ा था कि 16 प्रश्न होंगे, तो भाई हम 15वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, 16वें पर आने वाले हैं। किसी एक विषय पर आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है, 3 नंबर आपको मिलेंगे। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, ध्यान रखिएगा कि इतनी आकर्षक भाषा का वहां इस्तेमाल हो कि एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे, है ना, मौका हाथ से निकल ना जाए। समय सीमित है, तो आपके अवनी प्रकाशन के प्रबंधक ने एक विज्ञापन बनाने के लिए आग्रह किया। इस प्रकाशन के लिए आकर्षक विज्ञापन, प्रकाशन की पब्लिकेशन की बात हो रही है, तो आप उससे रिलेटेड एक चित्र बनाएंगे। और जैसे शब्द सीमा दी है कि लगभग 40 शब्द, तो पैराग्राफ की तरह बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये आपकी कॉपी रहेगी। यहां आप लिखेंगे विज्ञापन। जो भी आप लिखने वाले हैं ऊपर जरूर लिखिएगा बेटा कि ये क्या है, सूचना है, पत्र है, विज्ञापन है, संदेश है, क्या जो भी है, ठीक है। फिर आप एक बनाएंगे बॉक्स। अब प्रकाशन की बात की गई, अवनी प्रकाशन अच्छे से लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में,
ठीक है। फिर एक चित्र बना दो। प्रकाशन किसका होता है? किताबों का, समाचार पत्रों का, ठीक है। तो उस तरह से आप बना दें। आप तो बहुत अच्छे होते हैं ना, पेंटर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, तो आप बना देना। लाली मैम को पेंटिंग नहीं आती है, ठीक, तो अच्छे से बना देना। फिर है NH-24 सड़क अब लाल बत्ती से मुक्त हो गई है। दिल्ली से मेरठ तक यात्रा बिना रुके पूरी की जा सकती है। आम जनता को इसकी जानकारी देते हुए आकर्षक विज्ञापन तैयार करना, ये भी आपको ऐसे ही करना है। पहुंच चुके हम 16वें और अंतिम प्रश्न पर। मैं अपने घर की बालकनी में बैठा चाय पी रहा था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। लघु कथा लिखना है, लघु कथा लिखना है, 5 नंबर की है, 5 नंबर की लघु कथा, ठीक है। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। अब आप क्या लिखेंगे? क्या बरसात आने वाली है, या रात का समय था, क्या हुआ, ठीक है। कुछ ऐसा क्लाइमैक्स डाल के लिखिए कि 5 में से 5 नंबर मिल ही जाए। आप कार्तिक या कृतिका हैं, आपको उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा लोन की आवश्यकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक को 80 शब्दों में ईमेल, या तो आप लघु कथा लिखेंगे या आप ईमेल लिखेंगे। तो ईमेल तो आपको पता ही है कि आपको बॉक्स बनाना है, फिर 2 किसको आपको भेजना है, आप कौन है, ठीक है। फिर CC, फिर BC, वो सब करके आपको बिल्कुल पत्र की तरह लेफ्ट हैंड से ही शुरू करके लेफ्ट हैंड पर ही समाप्त करना है। ये आपका ईमेल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। जिस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको, ये मत कहना कि अरे मैडम ने तो ये कहा है, मैडम ने तो वो कहा है। वो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन वहां पर प्रश्न तो सेम नहीं रहेंगे, लेकिन प्रश्न रहेंगे इसी तरह के। तो आपको अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे आप ऐसे इस तरह के अभ्यास करते रहिए, और बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, पूरी तैयारी के साथ, है ना। युद्ध में हम जब जाते हैं तो पूरे बिल्कुल तीर, धनुष, तलवार, ये सब भाला वाला लेकर तैयार होते हैं ना। इसी तरह से आप अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से तैयार कीजिएगा और परीक्षा हॉल में जाइएगा। आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा, बस तैयारी भरपूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।